हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो हम प्रैक्टिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और मैंने इसके पहले प्रैक्टिस श्रृंखला बनाई हुई है गणित पेडागोजी के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके मैं आया था। आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे हम। कौशल का, बुद्धि का, ज्ञान का, व्यक्तित्व का। आपको यहाँ पे चारों ऑप्शनों का पढ़ करके आपको उत्तर बताना है। क्या होगा इसका उत्तर? तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व। मतलब कि व्यक्तित्व मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। महान शिक्षाविदों ने गणित को खालिस्तान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। गणित को किस प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है? मानव विकास, विषय विकास, शिक्षा विकास, ऊपर से के सभी। तो आपको बताना है कि महान शिक्षाविदों जो थे, महान शिक्षाविदों ने गणित को खालिस्तान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। तो आपको इसका आंसर बता दें कि यह मानव विकास के लिए गणित को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं हम। एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? आपको इसमें ऑप्शन पढ़ने हैं। व्यक्तिगत रुचि, समूहों की सेवा, पूरे समूह का कल्याण, प्रशंसा। तो यहाँ पे आपको बताना है एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा पूरे समूह का कल्याण। एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार पूरे समूह का कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरी। छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय के समानुपाती होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। प्रश्न का कठिनाई स्तर, पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषय के लिए आवंटित समय, तीसरा वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, या चौथा पिछले पाठों के प्रश्नों के उत्तर देने में विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय। तो आपको इन चारों में से इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। ठीक है, प्रश्न का कठिनाई स्तर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना है कक्षा 9वीं में, है ना, कक्षा 9वीं में निर्देशांक जो ज्यामिति का परिचय देने के लिए एक उपयुक्त उपागम के उपयोग के माध्यम से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। समस्याओं को हल करना, प्रौद्योगिकी एकीकरण का उपयोग कर प्रदर्शन, या तीसरा व्याख्यान विधि या रोल प्ले। तो यहाँ पे आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, समस्याओं को हल करना। चलिए, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रभावी प्रशिक्षक न्यूनतम प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए छात्रों को खालिस्तान रणनीति सिखाते हैं। कौन सी रणनीति वो सिखाते हैं? लिपियों को पहचानना और भाषा के बारे में बात करने के लिए भाषा का उपयोग करना, ये रणनीतियाँ छात्रों को सिखाने में मदद करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताना है। बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोलना। क्या हो जाएगा? बोलना। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉडल से रिलेटेड आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया गया है। तो 2 परिवारों में, या 3 परिवारों में, या 4 परिवारों में। तो यहाँ पे बताना है आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया गया है 4 परिवारों में। ठीक है, कितने परिवारों में? 4 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राज्ञान में प्रशासनिक कार्य होता है। प्राज्ञान में प्रशासनिक कार्य होता है। आपको बताना है वर्गीकरण, छात्रों का संवर्धन और उन्नयन, या चयन, या दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पे बताना है प्राज्ञान में प्रशासनिक कार्य होता है। तो आपको बता दें प्रज्ञान में जो प्रशासनिक कार्य जो होता है वो वर्गीकरण भी होता है, छात्रों का संवर्धन और उन्नयन होता है, और चयन भी होता है। मतलब इसके जो सभी विकल्प क्या होंगे यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किसने टिप्पणी किया कि रणनीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधि है?
रणनीतियाँ क्या है, शिक्षक की व्यापक विधि है। हर्बर्ट ने किया है, रॉबर्ट मैंग ने किया है, या I.K. डेविस ने किया है, या प्लेटो ने किया है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसने टिप्पणी किया है कि रणनीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधि है ना। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा I.K. डेविस। I.K. डेविस ने कहा है कि रणनीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधि है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए सामने देखिए। इसमें से कौन गणित की स्कूली पाठ्यक्रम में रखने में मदद नहीं करता? तो कौन गणित की स्कूली पाठ्यक्रम में रखने में मदद नहीं करता? तो आपको बताना है, पहला, यह सभी विज्ञानों का आधार है, गणित की भाषा सार्वभौम है, या फिर यह व्यवसाय चलाने में मदद करता है, या फिर अगला देखेंगे, यह बच्चों की मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यह व्यवसाय चलाने में मदद करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने में मदद नहीं करता? तो ये नहीं करता है, यह व्यवसाय चलाने में मदद करता है, ये स्कूली पाठ्यक्रम में मदद नहीं करता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शिक्षार्थियों को जिस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए वह है। तो कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, ये, या फिर दूसरा, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करना, या फिर तीसरा, अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें, या चौथा, शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखें। तो इसमें से आपको उत्तर इसका देना है, क्या हो जाएगा? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझना है, ये क्वेश्चन बड़े हैं थोड़े। NCF 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको NCF 2005 की अगर बातें याद हैं तो इसमें से आपको उत्तर बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला पढ़ेंगे, गणित में व्यवस्थित तर्क के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, प्रमाण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संशयवादी विरोधी को आश्वस्त करती है। और तीसरा, सटीक गणितीय संचार और भाषा का स्पष्ट उपयोग गणितीय उपचार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और चौथा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे उत्तर। आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो NCF 2005 था, तो NCF 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित ये तीनों बातें यहाँ पे क्या होंगी? सही होंगी। ठीक है, सही बातें तीनों NCF 2005 से रिलेटेड हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्लेषणात्मक विधि में हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसका उत्तर बताना है, कंक्रीट से अमूर्त की ओर, या फिर अज्ञान से ज्ञान की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर विशेष से सामान्य की ओर। तो विश्लेषण कर रहे हैं किसी चीज़ का आप, विश्लेषणात्मक, तो आपको इन चारों में से इसका उत्तर जो बताना है, उत्तर हो जाएगा आपका बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। विश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। RCEM दृष्टिकोण का प्रयोग किसके उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? संगठनात्मक डोमेन, कनेक्टिव डोमेन, प्रभावी डोमेन, या दिए गए सभी विकल्प में से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बताना है, RCEM दृष्टिकोण का प्रयोग किसके उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, संगठनात्मक डोमेन। संगठनात्मक डोमेन को लिखने के लिए, इसका उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है संगठनात्मक डोमेन का।